उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और देहरादून से सबसे पहले खबर आपको बताएंगे। रोमियो लेन वार विवाद में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं पहुंचा है। इस विवाद में आईजी गढ़वाल और एसएसपी देहरादून से रिपोर्ट मांगी गई थी। दोनों से 24 घंटे में जवाब मांगा गया था, लेकिन दूसरा दिन भी बीत गया, अभी तक स्पष्टीकरण नहीं भेजा गया। रिपोर्ट में देरी पर अब सवाल उठने लग गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने दोनों अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। बड़ी खबर इस वक्त की, अभी तक स्पष्टीकरण नहीं पहुंचा है। रोमियो लेन बार विवाद का ये पूरा मामला है। 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई है। आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर है देहरादून से। इस विवाद में आईजी गढ़वाल और एसएसपी देहरादून से रिपोर्ट मांगी गई। राजधानी देहरादून में पब की लड़ाई, जिसने 2 आईपीएस अधिकारियों को आमने सामने ला दिया था, उसकी गूंज अब नगर निगम की बोर्ड बैठक तक पहुंच गई है। देहरादून में नाइट क्लब और पब कल्चर को लेकर सत्ता और विपक्ष एक मंच पर नजर आए। पार्षदों ने शहर में पब, क्लब और हुक्का बार बंद करने का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में रखा। पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी का पब विवाद, जिसने पुलिस महकमे के 2 आईपीएस अधिकारियों को आमने सामने ला दिया था। ये मामला अभी थमा भी नहीं कि अब राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का मुद्दा बन गया। नगर निगम की बोर्ड बैठक में वार्ड नंबर 95 नत्थनपुर से पार्षद रविंद्र गोसाई ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि देहरादून शिक्षा, अनुशासन और शांत शहर की पहचान रखता है, लेकिन राजपुर रोड, चक्राता रोड, जीएसएम रोड में पब, क्लब और हुक्का खुलने से अब शहर की आबोहवा बदल गई है और राजधानी में अपराध, एक्सीडेंट का ग्राफ भी इन नाइट क्लबों के कारण तेजी से बढ़े हैं, जिसके लिए नगर निगम की मीटिंग में इनको बंद करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव सामने आते ही बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग पार्षदों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रखी और एक मत से इन्हें बंद करने के नाम पर प्रस्ताव रखा गया। आज जो ये पिछले कुछ सालों में पब और हुक्का बारों का चलन बढ़ता जा रहा है, इससे क्राइम बढ़ता जा रहा है और इसमें पीड़ित जो है वो उत्तराखंड का बेचारा शरीफ यहाँ का लोकलाइट है। हमारे पहाड़ के लोग अपने बच्चों को देहरादून पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो आज की डेट में नशे की गर्द में झुके जा रहे हैं। देखिए कल आप देख रहे हो कि रात के 4-4 बजे तक, सुबह के 4-4 बजे तक क्लबों का संचालन किया जा रहा है और उसमें मुख्य भूमिका जो है वो पुलिस की दिख रही है। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले भी आईजी स्तर के अधिकारी जब क्लबों में बैठेंगे तो क्या मैसेज आप प्रदेश के युवाओं को देंगे, क्या मैसेज आप प्रदेश की जनता को देंगे। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि पार्षदों द्वारा पास किया गया प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। अब आगे का फैसला शासन और प्रशासन के स्तर पर होगा। जैसा कि सदन में तय हुआ है कि इसके लिए एक अपनी तरफ से नगर निगम बोर्ड से पारित प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, प्रशासन को भेजा जाएगा और उसके अलावा जो ट्रेड लाइसेंसिंग का भी हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको रिवाइज करके उसमें इस प्रकार के जितने भी ऐसे नवीन व्यवसाय हैं जो किसी भी अभी रेगुलेटरी दायरे में नहीं आते हैं, उसको शामिल करते हुए नगर निगम की ओर से एक पॉलिसी तैयार की जाएगी। जिस पब विवाद ने पुलिस सिस्टम के भीतर हलचल मचाई, वही मुद्दा अब जनप्रतिनिधियों के एजेंडे में शामिल हो चुका है। सत्ता और विपक्ष की एक राय ने संकेत दे दिया है कि देहरादून में पब, क्लब कल्चर पर अब बहस नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई की गेंद अब शासन और सरकार के पाले में है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह के दौरान ये घोषणा की कि अब कुमाऊं में भी वन विकास निगम का ऑफिस खुलेगा। इसके साथ ही मौन पालन को और बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में बी बॉक्स स्थापित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन के साथ विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमारे यहाँ हजारों टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर जगह एक नया डेस्टिनेशन है। सीएम ने ये भी कहा कि वनों को बचाना हम सबकी प्राथमिकता है।
आप उत्तराखंड की जब यात्रा करेंगे, जब उत्तराखंड में आप बढ़ते जाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो सच में ये डेस्टिनेशन 50 नहीं, 100 नहीं, इनकी संख्या हजारों से भी अधिक होगी, हजारों से अधिक। और जिधर जाएंगे वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। और ये हमारी बहुत बड़ी संपदा है। हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है, इसकी रक्षा करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनको ये वन संपदा, प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता, ये हिम ग्लेशियर, ये वन क्षेत्र पूरी तरह से उनको सुरक्षित करके दें, उनको एक धरोहर के रूप में सौंपें, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं, केवल राज्य के आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि हमारी लोक संस्कृति के लिए, लोक परंपरा, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यूपी में बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन किए हैं, जो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मेरठ से हरिद्वार तक किया जाएगा। एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने आज मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाली गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के लोगों को भी काफी फायदा होगा। लोग मेरठ तक मात्र मुझे लगता है कि देहरादून से आने में 2 घंटे भी नहीं लग रहे हैं, और वहां से आगे का मार्ग प्रशस्त होगा और इसका लाभ जो है उत्तराखंड वासियों को भी मिलेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हरिद्वार के जिला कलेक्ट्रेट में जिला योजना की बैठक के दौरान हंगामा हो गया। जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में मीटिंग शुरू होने ही वाली थी कि कांग्रेस और बसपा विधायकों ने मीटिंग एजेंडे में अपने प्रस्ताव शामिल न किए जाने पर हंगामा कर दिया। थोड़ी देर तक विरोध करने वाले 6 विधायक अपनी जगह पर खड़े होकर बोलते रहे और इसके बाद एजेंडे की फाइल फेंककर मीटिंग का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज और अधिकारियों ने भी नाराज विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विधायकों ने किसी की एक नहीं सुनी। मीटिंग बहिष्कार के बाद कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों ने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की है। जिले को ठेकेदार चला रहे हैं। जो ठेकेदार अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रस्ताव देते हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया हमने, इसलिए कि जो ठेकेदार विभाग चला रहे हैं उसमें हम अपने प्रस्ताव अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराना चाहते। भाई मीटिंग का तो कोई औचित्य नहीं रह गया है, सिर्फ दिखावा है और क्या है, कुछ भी नहीं है। जब प्रस्ताव ही नहीं लिए गए हैं विधायकों के, एक बात बताइए, सिर्फ पंचायती राज में दो या 3 काम चढ़ा दिए गए हैं। 84 गाँव तो मेरी विधानसभा में। जिला योजना की बैठक होती है, हर बैठक में सभी विधायकों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जन विकास से संबंधित प्रस्ताव दिए गए थे। उन प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया। पता नहीं किसके कहने से प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, तो अधिकारी के हैं। जो हमारे पास योजनाएं आई हैं वो सब सम्मिलित की गई हैं, और विपक्ष का तो विरोध करना ही एक परंपरा रही है। जब आप विरोध करेंगे तो आप अपनी बात को कैसे कह सकेंगे। ऊधम सिंह नगर जिले में बीजेपी के भीतर चल रहा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला गदरपुर और बाजपुर क्षेत्र से जुड़ा है,
जहां पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनकी ही पार्टी के नेता नगर पंचायत गुलर भोज के अध्यक्ष सतीश चुग आमने सामने आ गए। सतीश चुग ने आरोप लगाया कि अरविंद पांडे ने फर्जी तरीके से बुक्सा समाज के एक परिवार की जमीन अपने बेटे के नाम करा दी। उनका आरोप है कि ये जमीन अरविंद पांडे के बेटे अतुल के नाम पर हस्तांतरण रजिस्टर्ड थी। वहीं पर आपको बता दें कि काशीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद पांडे ने इस आरोप पर जांच कराने की मांग भी की थी। इसके बाद सतीश चुग ने सरकार से अरविंद पांडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुक्सा जनजाति की जमीन, इसमें जो है अतुल पांडे की जगह अतुल कुमार कर रखा है रजिस्ट्री में है, और 16 साल की उम्र थी उस समय 2011 में, तो 42 साल उम्र दिखा रखी है। एड्रेस गुलजारपुर दिखा रखा है। अतुल अरविंद पांडे को अतुल अरविंद कुमार कर रखा है। तो घोटाला सब सिद्ध हो गया है। तो मेरा निवेदन यह है कि शासन प्रशासन से कि जो है बूढ़ी माता को जमीन मिलनी चाहिए। बूढ़ी माता जो हमारी बुक्सा समाज की महिला है, जो अरविंद पांडे ने फर्जी तरीके से अपने बेटे के नाम पे, बूढ़ी माता को मिलनी चाहिए। और सिख माता ने जिन्होंने पैसे दिए जमीन खरीदने को, उस माता को या तो जमीन दे अरविंद पांडे या फिर उनको पैसा दे। उत्तराखंड को नया लोकायुक्त मिलने की उम्मीद जगी है। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकायुक्त को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग की। उम्मीद है कि इसके बाद लोकायुक्त के लिए चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने वाला लोकायुक्त संस्थान 2013 से नए अध्यक्ष की बाट जोह रहा है। इस बीच पिछले 13 सालों से कर्मचारियों की तनख्वाह मिलती रही, दफ्तर संवरता रहा, लेकिन लोकायुक्त नहीं मिल पाया। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए लोकायुक्त के चयन को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग करी। लोकायुक्त अमूमन रिटायर्ड जज होते रहे हैं। उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त जस्टिस सैयद रजा अब्बास थे। 2008 में जस्टिस MM घिल्डियाल इसी पद पर नियुक्त हुए। ये एक विडंबना है कि अगर लोकायुक्त नहीं इतने लंबे अरसे से पद, मंशा ये है कि एक ऐसी संस्था हो जहां जनता को निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके। तो एक तरह की ये कह लें कि न्यायिक वो है, क्वासाई जुडिशल काइंड ऑफ अ बॉडी जिसे हम कहते हैं, तो उसको तो गंभीरता से लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस में कमी है। जब लोकायुक्त बनेगा तो कोई भी जाके आपको कंप्लेंट फाइल कर सकता है, एफिडेविट देना पड़ेगा। मैं माना मुख्यमंत्री के खिलाफ देना चाहूँ तो सीधा कर सकता हूँ। किसी क्या कहते हैं उसके सेक्रेटरी के खिलाफ, IAS के खिलाफ, IPS के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ करना चाहता हूँ तो सीधा कर सकता हूँ। मुझे सरकार से या गवर्नर से परमिशन लेने की जरूरत है। गौरतलब है कि देश में जो सबसे चर्चित अन्ना आंदोलन रहा, उसकी एक प्रमुख मांग लोकायुक्त को ताकतवर बनाना भी था। बहरहाल चुनावी साल में उत्तराखंड को संभवतः नया लोकायुक्त मिल सकता है। सूत्र कहते हैं कि इस संभावना में दम है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में अगले साल कुंभ होना है, लेकिन अभी तक विभिन्न निर्माण कार्यों के शासनादेश ही जारी नहीं हो सके हैं। इस पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन काफी नाराज नजर आए। सचिवालय में बुधवार को कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हुई मीटिंग में मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जताई है। साथ ही आपत्तियों को दूर कर अगले 3 दिनों में शासनादेश जारी किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि अधिग्रहण और भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी 30 जून तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इमरजेंसी ट्रैफिक प्लान के साथ पार्किंग, वॉशरूम की व्यवस्था पर भी काम करने के लिए कहा गया है। ऋषिकेश के राफ्टिंग जोन कौड़ियाला में पर्यटकों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। आपसी कहासुनी होने के बाद जमकर मारपीट हुई और बीच बचाव करने पहुंचे होमगार्ड्स की भी पर्यटकों ने नहीं सुनी। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता कि वीडियो कब का है, कहां का है। हल्द्वानी से मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और वीडियो लालकुआं इलाके के पदमपुर देवलिया गांव का बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि घटना रोड पर कार खड़ी करने को लेकर हुई थी। इसमें 2 पड़ोसियों के परिवार आपस में भिड़ गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।
अगर आप खाने का सामान ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। देहरादून के एक ऑनलाइन ग्रोसरी गोदाम पर खाद्य और औषधि प्रशासन यानी कि FDA की टीम ने एक्सपायरी तारीख के बाद का सामान देने की शिकायत पर छापा मारा और सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है। रिपोर्ट में क्या आया है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये वीडियो एक शुगर फ्री आइसक्रीम का है जो देहरादून के एक ग्राहक ने 2 दिन पहले अपने बाकी सामानों के साथ मंगवाया था। मंगलवार शाम जब बच्चों ने आइसक्रीम का स्वाद अजीब होने की बात कही तो पैक ध्यान देखने से पता चला कि पिछले साल मैन्युफैक्चर हुई आइसक्रीम तो 14 अप्रैल को ही एक्सपायर हो चुकी है। यानी स्टोर की तरफ से खराब माल उपभोक्ता के मत्थे मार दिया गया। ऑनलाइन शिकायत की गई पर कोई ठोस रिस्पांस नहीं मिला तो शिकायत FDA तक पहुंची, जिन्होंने बुधवार को इंस्टाकार्ट स्टोर पर पहुंचकर कई खाद्य सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। वहीं स्टोर मैनेजर ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। ये हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि 27 तारीख की रात को उन्होंने एक आइसक्रीम डिलीवर की है और वो एक्सपायरी डेटेड है। तो उसी के क्रम में आज आए थे हम और इनका जो आइसक्रीम का गोडाउन है उसको हमने चेक किया है, तो उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं कि वो उस बैच का हमें तो कोई मिला नहीं है। जस्ट मेरी भी बात ये 1 साल का रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी फ्लिपकार्ट या कोई बना रही है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट ऊपर से ही होगा, वो तो चेक करना पड़ेगा। और जो कर्ड वाला है वो आप बता रहे हो तो शायद 2 से 3 दिन की रहती है, वो आपका सेम टाइम निकल जाता है। एक्सपायरी तो आपको मिलेगी, मतलब जो जैसे आपने खुद बताया कि 1 साल का दिख रहा है वो रहता है, मतलब कंपनीज के थ्रू आप किसी भी कंपनी का पिक कर लोगे, कोई 5 महीने भी दिखा सकता है, कोई 6 महीने भी, तो उनकी जैसी क्वालिटी है कुछ भी है वो उस हिसाब से गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके करते होंगे। दरअसल ऑनलाइन सुविधा के दौर में ग्राहक भरोसे से सामान मंगाते हैं, लेकिन अगर उसी भरोसे के साथ एक्सपायरी प्रोडक्ट घर पहुंचे तो सवाल उठना लाजिमी है। अब नजर लैब रिपोर्ट और FDA की अगली कार्रवाई पर टिकी है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही पिथौरागढ़ में फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। मुख्यालय के करीब बड़ोली गांव में जंगल की आग धधक रही है। आग इस तेजी से फैल रही है, पूरे जंगल को उसने अपनी चपेट में ले लिया। वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। स्थानीय नागरिकों द्वारा उसमें बढ़ चढ़ के वन विभाग का सपोर्ट किया गया है और हमारी टीम के पहुंचने से पहले ही उन्होंने काफ़ी कुछ उस वनाग्नि पे काबू पा लिया था। तो ये काफ़ी सराहनीय है और हम पूरी स्थानीय नागरिकों जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया उनकी सराहना करते हैं। और वहीं पिथौरागढ़ के ही ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। व्यास घाटी के कुटी और नाबी गांव में दोपहर से बारिश और बर्फबारी जारी है, जबकि दारमा घाटी में भी मौसम बदला है। यहां भी ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से इन इलाकों में पारा बहुत तेजी से गिरा है। व्यास घाटी में ही 1 मई से आधी कैलाश यात्रा होनी है, लेकिन बर्फबारी से यात्रा में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उत्तरकाशी के खेड़बी में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। यहाँ पर दोपहर में अचानक तेज ओलावृष्टि शुरू हो गई। इससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ओले इतनी तेजी से गिरे कि खेतों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। स्थानीय लोग प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें इस नुकसान से कुछ राहत मिल सके। कुमाऊं दौरे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बुधवार को नैनीताल में रहे। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा स्पीकर का पहाड़ी अंदाज में स्वागत किया है। इसके बाद ATI नैनीताल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वन पंचायत से जुड़े लोगों से संवाद भी किया। ओम बिरला वन पंचायतों से जुड़े लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए तो पहाड़ में जंगली जानवरों का मुद्दा लोकसभा स्पीकर के सामने उठाया। ओम बिरला ने वन पंचायतों से जुड़े लोगों की तारीफ भी की। उत्तराखंड की धरती पर वन पंचायतें किस तरीके से जन भागीदारी से वन क्षेत्र का संरक्षण संवर्धन और वन क्षेत्र के द्वारा रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बनती जा रही है।
प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर बुधवार को भगवान बद्री विशाल धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में गर्भगृह में आयोजित विशेष ऊर्जा अर्चना और अभिषेक में भाग लिया। इसके बाद बीकेटीसी के अधिकारियों ने उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर कैलाश खेर ने कहा कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है, ऐसा प्रतीत होता है मानो हम देवलोक में ही गमन कर रहे हों। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए पीएम मोदी के विजन और सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल प्रबंधन की प्रशंसा की। कहा कि भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन और पुलिस का कार्य काफी काबिले तारीफ है। कभी बुजुर्गों की तपस्या मानी जाने वाली चारधाम यात्रा अब युवाओं के जोश और नए ट्रेंड का हिस्सा बनती जा रही है। आस्था और पर्यटन के बीच बदलते इस संतुलन पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदू धर्म में आस्था की प्रतीक चारधाम यात्रा जीवन में एक बार करने का सपना मानी जाती रही है। 2-3 दशक पहले तक ये यात्रा बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हुआ करती थी। घर के बुजुर्ग जिम्मेदारियां निभाकर परिवार से विदा लेकर इस यात्रा पर निकलते थे। रास्ते जोखिम भरे थे और सुरक्षित लौटना किस्मत पर निर्भर था, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। कुछ समय से और खास तौर पर जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ आना जाना शुरू किया है, तब से विशेष तौर पर जो है केदारनाथ की जो यात्रा है उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। खासतौर पर युवा जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे उत्साह पूर्वक पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड में बेहतर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस के बाद यात्रा पहले से आसान और सुगम हुई है। इसका असर ये हुआ है कि अब केदारनाथ युवाओं का पसंदीदा धाम बनता जा रहा है। कोरोना के बाद से हर आदमी का जो है भगवान पे भरोसा बढ़ता जा रहा है। आदमी ने कोरोना में देखा कि भाई कुछ नहीं, उसी ने साथ दिया। उसके बाद से हर युवा जो है भगवान के प्रति समर्पित है। दूसरा क्या है कि भाई केदारनाथ जो है बहुत अच्छी लोकेशन पे, बहुत अच्छी खूबसूरती है वहाँ पे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा समय के साथ बदल रही है। जहां ये बदलाव आर्थिकी के लिए सकारात्मक संकेत है, वहीं पारंपरिक आस्था पर इसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट।